With the current affairs of May 2020, and we are starting with Vision IAS current affairs. And in today's section, we will be covering news in shorts. News in shorts is a very important section and it covers the maximum news. सबसे ज़्यादा न्यूज़ जो विजन आईएएस में होती है वो न्यूज़ इन शॉर्ट्स में होती है. 37 टॉपिक्स हैं इसमें एंड विल ट्राई टू कवर इट इन 2 पार्ट्स. सो आइए देखते हैं पहले ओवरव्यू की क्या है न्यूज़ इन शॉर्ट्स में. पहला है डायमर वासा डैम. अब ये देखेंगे कि डैम कहाँ बनाया जा रहा है. दूसरा है यूनाइटेड नेशन रिलीफ वर्क एजेंसी. यूनाइटेड नेशन का रिलीफ वर्क एजेंसी है, उसके बारे में दिया है. प्रोविजनिंग ऑफ लोन्स. प्रोविजनिंग क्या है इसकी डिटेल्स देखेंगे. देन चैंपियन पोर्टल है फॉर इंडिया हैज़ मोर रूरल यूजर्स देन अर्बन. अभी जितने भी इंटरनेट यूजर्स हैं रूरल इंडिया में पेनिट्रेशन बढ़ गई है. देन अर्बन इंडिया. देन वी हैव उमंग, देखेंगे क्या होता है. फिर इंडस्ट्री सेक्टर, अभी स्पोर्ट्स को दिए गए हैं तो उसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं अगर किसी भी सेक्टर को इंडस्ट्री सेक्टर दिया जाता है, स्टेटस दिया जाता है. फिर आर्मी आईसेल देखेंगे, ये अंटार्कटिका में है या आर्टिक में है. सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन रिलीज्ड. एसआरएस बुलेटिन क्या है. देन अंडर 5 मोर्टालिटी का रिपोर्ट आया है अभी कि किस जगह पे कितनी मोर्टालिटी है अंडर 5 एंड ऑल रिलेटेड स्टफ. और एक रिपोर्ट आई है यूनिसेफ की, लॉस्ट एट होम. देन वी हैव 600 यूनिवर्सिटी, 25,000 कॉलेजेस आर नॉट एक्रीडेटेड. कोई एक्रीडेशन नहीं मिला है फिर भी ये कॉलेज चल रहे हैं. तो इसके बारे में देखेंगे कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो इसको एक्रीडेशन देता है. देन वी हैव नेशनल माइग्रेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, सुरक्षा, स्टोर कॉस्ट. अब इसमें डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या है इस पार्टिकुलर न्यूज़ की कि मोस्ट ऑफ द न्यूज़ जो है इसमें कोविड-19 से रिलेटेड है. उसमें क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है एंड व्हाट आर द डिफरेंट एजेंसीज दैट आर इन्वॉल्व इन इट. देन खुदोल गिफ्ट देखेंगे और डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखेंगे. फिर समुद्र सेतु क्या है कि बाहर से लोग को ला रहा है नेवी ऑन द वेक ऑफ दिस कोविड-19. एंड देन वी हैव वंदे भारत मिशन. अब वंदे भारत मिशन में हम देखेंगे क्या है ये वंदे भारत मिशन. देन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका. देखेंगे कि वीकनिंग हो गया है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का. क्यों होता है वीकनिंग एंड व्हाट कैन बी इट्स एंटायर गैमुट ऑफ इफेक्ट्स. क्या हो सकता है अर्थ में जो मैग्नेटिक फील्ड का कमजोर होने से या बढ़ने से क्या इफेक्ट पड़ता है. अब है न्यू सिमुलेशन. अब देखिए और क्या हुआ है कि अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर में एक न्यू सिमुलेशन इंडियन एजेंसी लेके आई है, उससे भी हम इफेक्ट देखेंगे. फिर वेनुसियन एटमॉस्फेयर रोटेट्स फास्टर देन वेनस का एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे. फिर आर्टेमिस एकॉर्ड है. आर्टेमिस में एकॉर्ड है स्पेस एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड एक नया एकॉर्ड लेके आए हैं जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस की मांग कर रही है. अब इंडिया इसमें शामिल हुआ है कि नहीं इसके बारे में हम देखेंगे. देन वी हैव नेशनल बायोमेट्रिक रिसोर्स इंडिजीनियस प्रोजेक्ट कार्ड है. गवर्नमेंट रिस्पांस स्ट्रिंजेंट इंडेक्स. उसी तरह से वैप्स है और अफ्रीकन स्वाइन फ्लू है. एनपीसीआई के बारे में दिया हुआ है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल, इवेंट बॉट, मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन, गरुड़ एंड RT14 और RT18 देखेंगे. तो त्रिशूर पैनोरामा, फ्लोरेसेंट नाइटिंगेल कौन थी और ईरान ने न्यू करेंसी लेके आई है उसके बारे में देखते हैं. तो आइए विस्तार से जानते हैं हमारा न्यूज़ इन शॉर्ट. तो पहला न्यूज़ है डायमर वासा डैम. देखिए डायमर वासा डैम अभी कहाँ पे बना है कि ये चाइना एंड पाकिस्तान साइन एन अकॉर्ड टू कंस्ट्रक्शन गिलगित बल्तिस्तान रीजन. अब देखिए चाइना और पाकिस्तान मिल करके एक अकॉर्ड साइन किया है कि ये डायमर वासा डैम वो बनाएंगे. किस रीजन में बनाएंगे, वो गिलगित बल्तिस्तान रीजन में बनाया जाएगा. इट इज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर इंदज. कौन से रिवर पे बनेगा, इंदज रिवर पे बनेगा, जिसकी कैपेसिटी होगी 4500 मेगावाट. 4500 मेगावाट की कैपेसिटी होगी. इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं इससे और ये इंदज रिवर पे बनाया जा रहा है गिलगित बल्तिस्तान रीजन में. इंडिया हैज ऑब्जेक्टेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम रिपीटेडली एज इट फॉल्स इन द इंडियन टेरिटरी ऑफ नॉर्दर्न गिलगित बल्तिस्तान रीजन. अब देखिए हमारा रीजन जो है उसको इंक्रोच करके बनाया जा रहा है. दैट इज व्हाई ऑब्वियसली वी हैव ऑब्जेक्शन फॉर दिस डैम. अब ये डायमर वासा डैम पे हमें क्यों ऑब्जेक्शन है, क्योंकि हमारा जो गिलगित बल्तिस्तान का रीजन है विच कम्स अंडर द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर रीजन, या चाइना ने भी हमारा कुछ कश्मीर का जो रीजन है उसने ऑक्युपाई कर रखा है, तो उसके अंदर ये बनाया जा रहा है. एंड दैट इज व्हाई इट इज प्रॉब्लमेटिक फॉर अस बिकॉज इट इज सबवर्टिंग आवर सॉवरेनिटी एंड इट कैन कॉज अ वाटर शॉर्टेज. दूसरा क्या रीजन है, पहला तो ये हमारे रीजन में बनाया गया है. दूसरा पानी की कमी हो जाएगी लद्दाख में, क्योंकि कहीं ना कहीं पानी की डाइवर्जन होगी और उससे जो है पीने का पानी या बहुत सारा यूटिलिटी जो होता है पानी का लद्दाख के लोगों को मुश्किलात आ जाएंगी. दूसरा है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी. अब ये यूनाइटेड नेशन देखिए रिलीफ वर्क एजेंसी में क्या है, इंडिया ने अभी दिया है $2 मिलियन
$2 million in aid of UNWRA working for the welfare of Palestinian refugee। अब देखिए पैलेस्टीनियन जो है और इजराइल पैलेस्टीनियन जो है, इजराइल और पैलेस्टाइन जो कंट्री है, दे आर मोस्टली इन कन्फ्लिक्ट, कुछ ना कुछ इशूज से वो कन्फ्लिक्ट होते रहता है। तो बहुत ही वो इशू वाला रीजन है, वहाँ पे बहुत सारे तरह के प्रॉब्लम्स हैं, शेल्टर्स, फूड सप्लाईज नहीं है। तो इंडिया ने अभी $2 बिलियन दिया है यूनाइटेड नेशन रिलीफ वर्क एजेंसी में पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज के लिए, ये कोरोना वायरस क्राइसिस से रिलेटेड। अब ये UNRWA कब बनाया गया था? ये UNRWA बनाया गया था 1949, यूएन ने बनाई थी। ये क्या करता है? प्रोवाइड शेल्टर, बेसिक फूड सप्लाईज, मेडिकल एड देता है, एजुकेशन देता है और वर्क अपॉर्चुनिटीज, काम करने का भी अपॉर्चुनिटीज देता है। किसको? पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी को, इन इट्स 5 फील्ड ऑफ ऑपरेशन। अब देखिए कि कहाँ कहाँ देता है ये सारी चीज़ बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है, शेल्टर से लेकर के फूड देती है, एजुकेशन देती है। कहाँ पे देती है? जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, गाजा स्ट्रिप्स, वेस्ट बैंक इंक्लूडिंग द ईस्ट ऑफ जेरूसलम। तो इंडिया ने अपना कंट्रीब्यूशन दिखाया है कि मतलब हाउ मच कंसर्न। आर्टिकल 51 हमारा बोलता है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए भी हम काम करेंगे। तो ये इंटरनेशनल पीस के लिए हमने काम किया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारी। तो इसीलिए $2 मिलियन दिया गया है UNRWA में। तीसरा न्यूज़ देखते हैं, प्रोविजनिंग ऑफ लोन। देखिए प्रोविजनिंग ऑफ लोन्स क्या होता है कि जितनी भी बैंक होती है उनको कुछ ना कुछ रखना पड़ता है एज एन, इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग लोन्स तो डिफ़ॉल्ट हो जाए या उस हिसाब का कहीं आपका पैसा फंस गया है तो यू विल हैव टू कीप सर्टन प्रोविजंस। तो आरबीआई ने उससे रिलेटेड कुछ बोला है। तो आइए देखते हैं क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली प्रोवाइडेड क्लैरिफिकेशन ऑन स्पेशल प्रोविजनिंग ऑफ लोन्स विच आर अंडर मोराटोरियम। अब क्या मॉरेटोरियम का मतलब होता है? बैन लगाना। अब कुछ कोविड-19 से रिलेटेड के टाइम पे अभी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ दिया गया था बैंक्स को कि अगर आपका एनपीए इस टाइम तक नहीं आ रहा है तो उसको थोड़ा रिलीफ दीजिए 2-3 महीने के बाद, 2-3 महीने के लिए रिलीफ दीजिए और वो लोन जो है आपको एनपीए में अभी नहीं जाएगा। देखिए एनपीए में जाने का क्या होता है, अगर 90 डेज तक कोई भी प्रिंसिपल या उसका लोन नहीं दिया गया हो तो देन इट विल कम इन एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट होती है। बहुत सारे सेक्टर्स एसेट्स होती है, क्लासिफिकेशंस, एसेट क्लासिफिकेशंस बहुत सारे हैं एंड विल सी ईच एंड एवरीथिंग। तो अभी प्रोविजनिंग से रिलेटेड क्या है कि आरबीआई हैज स्टिपुलेटेड एंड विल दैट लेंडिंग इंस्टीट्यूशन शैल मेक 10% प्रोविजनिंग, 10% प्रोविजनिंग रखना पड़ेगा उसको, 5% 2 क्वार्टर्स में रखना, 5% 2 क्वार्टर में रखना पड़ेगा ऑन लोन दैट आर ओवर ड्यू बट नॉट येट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मान लीजिए ओवर ड्यू है, कोई भी लोन है जिसका इंटरेस्ट आना बंद हो गया है मगर वो एनपीए में नहीं है, ऐसा भी लोन होता है, तो उसमें 10% आपको प्रोविजनिंग रखना पड़ेगा। दैट टू इन 2 phases वेयर मोरेटोरियम हैज बीन अप्रूव्ड। अंडर लोन प्रोविजनिंग बैंक्स, अंडर लोन प्रोविजनिंग में क्या होगा? बैंक हैव टू सेट असाइड अर्निंग और प्रोवाइड फंड्स टू अ प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज ऑफ देयर बैड एसेट्स। जितनी भी बैड एसेट्स है उसके एवज में बैंक्स को कुछ पैसा रखना पड़ता है। दैट इज व्हाट इज लोन प्रोविजनिंग। उसी को लोन प्रोविजनिंग बोला जाता है कि अगर आपका इतना लोन दिया है, बैड एसेट्स हो गया तो यू विल हैव टू कीप सर्टेन अमाउंट्स इन फ्रंट ऑफ इट, उसके लिए रखना पड़ेगा। प्रोविजनिंग नॉर्म्स आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द आरबीआई एज पर द एसेट क्लासिफिकेशन। एसेट क्लासिफिकेशन के अनुसार से कौन से कैटेगरी में है, ऐसे ये क्या वो बैड लोन हो गया है, डाउटफुल एसेट है या लॉस एसेट्स है, उस हिसाब से बताया जाता है कि कितना रखना है। फॉर एग्जाम्पल द नॉर्मल प्रोविजनिंग ऑफ एनपीए 15% फॉर सिक्योर्ड लोन्स एंड 25% फॉर अनसिक्योर्ड लोन्स। अब सिक्योर्ड लोन्स के लिए भी है, जो ऐसा लोन्स है जो आपको वापस आएगा ही आएगा। ऐसे भी बहुत सारे कस्टमर होते हैं जो बराबर लोन पे करते हैं एंड फॉर दैट मतलब दोज आर सिक्योर्ड लोन, तो 15% आपको रखना पड़ेगा। एंड वेयर द चांसेस ऑफ डिफॉल्ट आर मोर, दोज आर नोन एज अनसिक्योर्ड लोन एंड फॉर अनसिक्योर्ड लोन्स प्रोविजनिंग विल बी 25%। दिस मीन्स दैट इफ a 100 crore loan becomes NPA or substandard asset, at least 15 crore has to be set aside by banks। तो 15 करोड़ क्या करना पड़ेगा? बैंक्स के द्वारा रखना पड़ेगा फ्रॉम इट्स अर्निंग। एंड देखिए तो 100 करोड़ अगर आप लोन दे रहे हैं तो 15 करोड़ आपको उसके एवज में रखना पड़ेगा। दैट इज व्हाट इज प्रोविजनिंग। तो ये हमने देख लिया कि प्रोविजनिंग ऑफ लोन्स क्या होता है और आरबीआई ने अभी क्या मोरेटोरियम लगाया था। अगला है आरबीआई हैज नाउ क्लैरिफाइड दैट द प्रोविजनिंग शुड बी कंसीडर्ड ओनली फॉर लोन्स कैटेगराइज्ड एज स्पेशल मेंशन अकाउंट्स SMA2 एट द स्टार्ट ऑफ मोरेटोरियम पीरियड। जब मोरेटोरियम लगाया जाएगा उसी उस SMA2 पे ही अभी। अब देखिए स्पेशल मेंशन अकाउंट्स होते हैं, अभी हम डिटेल में देखेंगे कितने होते हैं। तो ये जानना है कि इसके लिए ही होगा सिर्फ प्रोविजनिंग ऑफ लोन्स, खाली स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 होता है। अभी देखिए यहाँ स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, 1, 2, तो इस कैटेगरी में अगर 61 से 90 डेज तक इंटरेस्ट नहीं दिया गया है या ओवरड्यू है देन ओनली प्रोविजनिंग क्राइटेरिया विल कम इनटू एक्शन। स्पेशल मेंशन अकाउंट इज एन अकाउंट एग्जिबिटिंग साइंस ऑफ incipient stress resulting in the borrower defaulting in a timely service of her debt obligations, though the accounts are not yet classified as NPA। अभी तक क्लासिफिकेशन नहीं हुआ है मगर उसके नेक्स्ट स्टेज जो हो जाता है वो एनपीए का क्लासिफिकेशन हो जाता है। तो प्रोविजनिंग सिर्फ इस अकाउंट के लिए रखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द एस्टीमेट टोटल SMA2 लोन्स वेर अराउंड 0.96 करोड़ इन द एंड ऑफ द, अब सितंबर 19 का डाटा दिया है कि 0.96 लाख करोड़ था ये प्रोविजनिंग का अकाउंट।
अब आइए देखते हैं कि स्टेट एसेट्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है। हाउ आर डिफरेंट स्टेट एसेट्स क्लासिफाइड। एसेट्स की क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं? पहला है SMA 01, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 क्या होता है? प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट रेट आर नॉट ओवरड्यू फॉर मोर देन 30 दिन तक कोई इंटरेस्ट या उसका पेमेंट नहीं किया गया तो उसको SMA 0 होगा। बट अकाउंट शोइंग साइंस ऑफ इंसिडेंट स्ट्रेस, मगर स्ट्रेस आना शुरू हो गया, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ओवरड्यू फॉर, अगर वही है 2 महीने के आसपास हो गया है तो SMA 1 होगा, 61 से 90 SMA 2 होगा। NPA होता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज, या तो 90 डेज या क्रॉप लोन भी होते हैं, और 2 क्रॉप सीजन फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स एंड 1 क्रॉप सीजन फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। तो देखिए NPA 2 हुआ, या तो 90 डेज तक आप प्रिंसिपल या लोन नहीं लौटाए हैं, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज दैट 1 क्रॉप सीजन या 2 क्रॉप सीजन। सब स्टैंडर्ड एसेट होता है, एसेट दैट हैज रिमेन NPA फॉर अ पीरियड ऑफ, अब मान लीजिए, अब यहाँ देखिए, अगर NPA 12 महीना तक रहेगा तो दैट इज सब स्टैंडर्ड एसेट, और सब स्टैंडर्ड एसेट्स 12 मंथ तक विल बी डॉटफुल एसेट्स। यहाँ से लिंकअप होते जाता है, सब स्टैंडर्ड सेट देन डॉटफुल देन लॉस स्टेट हो जाता है 12 महीना तक, 12 महीना। अब देखिए लॉस स्टेट, सब स्टैंडर्ड समझ में आ गया, 12 महीने तक अगर NPA रहा, अगर सब स्टैंडर्ड रहा कोई एसेट तो वो डॉटफुल एसेट हो जाता है। देन वी हैव लॉस एसेट एंड एसेट हुज वैल्यू हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय बैंक और इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द RBI इंस्पेक्शन। लॉस बाय बैंक, जब कोई एक्सटर्नल ऑडिटर है वो बोलता है कि ये जो लोन्स हैं इट्स इन लॉसफुल कैटेगरीज हो गया, बट द अमाउंट हैज बीन रिटर्न ऑफ होनली, मगर आप रिटर्न ऑफ नहीं कर रहे हैं। रिटर्न ऑफ होता है कि आप बैलेंस शीट से हटा रहे हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं होता है कि यू आर नॉट कैरिंग योर बैकग्राउंड वर्क टू ब्रिंग इन दैट लोन, हैज़ नॉट बीन रिटर्न ऑफ होनली। पूरी तरह से ये लोन अभी रिटर्न ऑफ नहीं हुआ है। तो ये हमने देख लिया प्रोविजनिंग ऑफ लोन। और अगला न्यूज़ है चैंपियन पोर्टल। अब देखिए चैंपियन पोर्टल किससे रिलेटेड है? किसी को चैंपियन बनाना है हमें। चैंपियन किस सेक्टर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं? MSME सेक्टर्स को, सो दैट MSME जो होते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो होते हैं, दे आर बैकबोन ऑफ अवर इकोनॉमी इन द सेंस दैट आफ्टर एग्रीकल्चर जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जॉब अपॉर्चुनिटी या जॉब जिसमें क्रिएट होती है वो MSME सेक्टर होता है। एंड दैट इज वाई वी आर जस्ट इन ट्राइंग टू गिव अ बूस्ट टू दिस चैंपियन सेक्टर, दिस MSME सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा हम बूस्ट करना चाह रहे हैं ताकि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सप्लाई कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा सामान हमारी एक्सपोर्ट हो सके, और ग्लोबल मार्केट में हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको इंटीग्रेशन हो सके, और एक्सपोर्ट्स में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो सके। तो दैट इज वाई चैंपियन पोर्टल देखते हैं। चैंपियन क्रिएशन ऑफ हार्मोनियस एप्लीकेशंस ऑफ मॉडर्न प्रोसेसिंग फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ पोर्टल वर रिसेंटली लॉन्च्ड। अब कौन लॉन्च किया था? ये चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के द्वारा। इट इज अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंट्रोल रूम कम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है इन विच अ नेटवर्क ऑफ कंट्रोल रूम इज क्रिएटेड हब एंड स्पोक मॉडल। देखिए हब एंड स्पोक मॉडल बनाया जाता है, इसमें एक हेड ऑफिस बनाया जाता है और उसके बहुत सारे सब्सिडरीज ऑफिस होते हैं, इस तरह के बनाए जाते हैं ताकि एक जो है बाकियों को कंट्रोल करता है। दैट इज व्हाट इज अ हब एंड स्पोक मॉडल। और उस हब एंड स्पोक मॉडल में एक कंट्रोल रूम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? इट यूटिलाइजेज मॉडर्न ICT टूल्स टू असिस्ट इंडियन MSME मार्च इनटू बिग लीग एज नेशनल एंड ग्लोबल चैंपियंस थ्रू द ग्रीवेंस रेड्यूसल एंड हैंड होल्डिंग। अब देखिए MSME की बहुत सारी दिक्कतें होती है, जो भी मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस है बहुत सारे प्रॉब्लम से जूझ रही है। मतलब दे हैव फंडिंग रिलेटेड इश्यूज़। उनकी प्रॉब्लम क्या है? फंडिंग रिलेटेड इश्यूज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यूज़ है, और नई MSME जो आते हैं उस पर टैक्सेशन जो है गवर्नमेंट कम से कम ले सके। तो उनकी जितनी भी ग्रीवियंसेस हैं उसको रिड्रेस किया जाएगा, और हैंड होल्डिंग इन द सेंस की, और उनको आगे बढ़ाया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उनको बढ़ाया जाए। In addition to the ICT tools including telephone, internet and video conferencing, the system is enabled by artificial intelligence, data analyst and machine learning। और नए जो टेक्नोलॉजी से लैस है ये, इनफैक्ट इट इज़ ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह से से रिड्रेस किया जाएगा MSMEs की इश्यूज़ को। अब इट इज़ फुल्ली इंटीग्रेटेड विद, अब देखिए CP ग्राम्स वगैरह जो है इंटीग्रेटेड विद द सेंट्रल पब्लिक ग्रीवेंस रेड्यूसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है। अब देखिए सेंट्रल पब्लिक ग्रीवेंस जितने भी इश्यूज़ हैं ये CP ग्राम्स है। तो गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव ली है कि जिस भी सेक्टर्स को अगर कोई भी इशू होता है तो गवर्नमेंट हैज़ टेकन, इट हैज़ कंस्ट्रक्टेड CP ग्राम्स ऑनलाइन पोर्टल टाइप बनाया गया है जहाँ पे हर एक की ग्रीवेंस रेड्यूसल की जाती है। तो उससे इसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा MSME मिनिस्ट्री ऑन अदर वेब, और वही MSME मिनिस्ट्री की अदर वेब बेस्ड मैकेनिज्म से। तो देख लिया चैंपियन पोर्टल किसके लिए बना रहे हैं? MSME की ग्रीवेंस रेड्यूसल करने के लिए हम बना रहे हैं, एंड इट इज अ हब एंड स्पोक मॉडल। अगला है फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज मोर रूरल नेट यूजर देन अर्बन। अब देखिए इसको जियो रिवॉल्यूशन भी आप लोग इन द लेमन टर्म यू कैन से दैट इट्स द जियो रिवॉल्यूशन बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैज हैपेंड, पहली बार ऐसा हुआ है इंडिया में कि
अर्बन जो यूजर्स हैं वो कम हो गए हैं रूरल यूजर से। और ये क्यों ऐसा हो सकता है? बिकॉज वी नो दैट मोस्ट ऑफ द लाइक 75% ऑफ द पॉपुलेशन इज आर स्टिल रिसाइडिंग इन द विलेजेस। तो विलेजेस में अगर ज़्यादा पॉपुलेशन रह रही है तो अगर कोई किसी तरह का रिवॉल्यूशन आया है, इंटरनेट रिवॉल्यूशन टाइप हम बात कर सकते हैं, क्योंकि जियो ने जो है इंटरनेट की रीच बहुत अंदर तक पेनिट्रेट कर दी है, एंड दैट्स व्हाट वी कैन सी दैट। और इसका रिजल्ट अभी हमें दिख रहा है। तो आइए देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू द डिजिटल इंडिया रिपोर्ट बाय द, अब डिजिटल इंडिया रिपोर्ट लेकर के आई है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नॉट फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्रियल बॉडी, नवंबर 2009 में लेकर आई थी। रूरल जो है इंडिया हैज 10% मोर एक्टिव इंटरनेट यूजर्स। तो रूरल इंडिया को 10% मोर एक्टिव यूजर है देन अर्बन इंडिया। एक्टिव इंटरनेट यूजर्स आर दोज हु आर इंटरनेट। तो वही है डिफरेंशिएशन क्या है, एक बार भी अगर आप एक महीने में एक बार भी अगर आप यूज करते हैं तो देन यू आर अ एक्टिव इंटरनेट यूजर। With 504 million active internet users, India has the second largest internet user market behind China. सिर्फ behind चाइना से ही, चाइना के बाद हमारा ही नंबर आता है most number of internet users, that is 500 more million active users. Internet penetration in India is 40%. अब देखिए 40% जो इंडिया में जो जनता है वो इंटरनेट यूज करती है, एंड इन यूएसए इट इज वेरी ह्यूज, दैट इज 88%, इन चाइना इट इज 66%. इंटरनेट पेनिट्रेशन रेट इज परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन दैट यूजेस। परसेंटेज कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अभी यूज कर रही है इंटरनेट कितने लोग यूज कर रहे हैं? तो जो हमारी है 40%, यूएसए में सबसे ज़्यादा है 88% के आसपास है, और चाइना में 61%। और क्या देखने को रिपोर्ट में मिला है? ये मिला है कि फीमेल इंटरनेट यूजर्स बढ़ गए हैं, वॉज मोर देन द मेल इंटरनेट यूजर्स। फीमेल की संख्या ज़्यादा हो गई है विद चीपर स्मार्टफोन्स एंड रिडक्शन इन द डाटा प्लान्स। 4G has become a preferred choice. 4G preferred choices हो गए क्योंकि सस्ते हो गए हैं। अगर आप देखिएगा कि 4G का प्लान रेट एक महीने में 2-300 रुपए में आपको फुल मंथली इंटरनेट मिल सकती है, एंड यू आर गेटिंग 2 GB ऑफ इंटरनेट एवरी डे। डिजिटल सर्विसेज आज जो गेट इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया विद द गवर्नमेंट एक्टिवली प्रमोटिंग विजन है। अभी $1 ट्रिलियन का डिजिटल इंपॉर्टेंस है, तो ये जरूरत हो गई है। सो इट हैज बिकम इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया, एंड वी आर ऑल्सो सीइंग दैट इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप इन दिस डायरेक्शन की जो महिला यूजर हैं उनकी भी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब अगला है देखिए उमंग ऐप, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। अब देखिए उमंग ऐप क्या है कि यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। अब इसमें क्या करेंगे, ये लॉन्च कोई नया ऐप नहीं है उमंग, ये 2017 में ही ये लॉन्च हो गया था। टू ब्रिंग मेजर गवर्नमेंट सर्विसेज ऑन अ सिंगल मोबाइल ऐप। जितनी भी मेजर गवर्नमेंट की सर्विसेज है तो ये गवर्नेंस से रिलेटेड है। उमंग ऐप की जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज देती है उसको एक ऐप पे लाना है। इतनी मिनिस्ट्रीज हैं, वी हैव सो मेनी अदर मिनिस्ट्रीज, होम मिनिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्रीज, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है। तो जितनी भी सर्विसेज देते हैं इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द कॉमन मैन टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस सर्विसेज। सो दैट इज व्हाई दिस उमंग ऐप इज एन इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ब्रिंग ऑल दिस सर्विसेज इन अ सिंगल मोबाइल ऐप। एक मोबाइल ऐप पे एक इंटरफेस पे मिले तो आदमी को, जितने भी कॉमन आदमी हैं उनको आसानी से पता चलेगा कि ये क्या है। with a larger goal to make government accessible on the mobile phones of citizens, कि गवर्नमेंट जो है accessible हो मोबाइल फोन्स ऑफ सिटीजन्स पे। तो इसमें क्या किया गया है, 660 सर्विसेज एंड 127 डिपार्टमेंट्स एंड 25 स्टेट्स एंड 180 यूटिलिटी बिल पेमेंट सर्विसेज आर लाइव ऑन इट। तो इतने सर्विसेज जो हैं 660 सर्विसेज और इतने डिपार्टमेंट जो हैं इस पे लाइव हैं। अभी क्या किया गया है रिसेंटली, क्यों है न्यूज़ में, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज बॉट 7 सर्विसेज ऑफ इंडिया IMD। अब देखिए ये उमंग ऐप जो है मीटी देखती है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज है तो वही ऐप से रिलेटेड जितना चीज़ है वो देखेगी। और अभी इन्होंने क्या किया है, 7 सर्विसेज ऑफ IMD है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है अर्थ साइंस के अंदर, तो इसको 7 सर्विसेज को लाया है। तो सर्विसेज में क्या क्या है, जैसे करंट वेदर हो गया, वार्निंग हो गया, टूरिज्म फोरकास्ट वगैरह। तो जितने चीज़ है उमंग ऐप पे आप सब कुछ देख सकते हैं, जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज दे रही है, चाहे वो IMD है, इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी भी मिनिस्ट्री से आप रिलेटेड चीज़ देख सकते हैं। और ये नया ऐप नहीं है, 2017 का ये ऐप है। दूसरा है इंडस्ट्री स्टेटस टू स्पोर्ट्स। अब देखिए कि स्पोर्ट्स को भी इंडस्ट्री स्टेटस दिया जाता है, अब क्यों दिया जाता होगा, सो दैट टू, इसका वही एम है कि अगर इंडस्ट्री स्टेटस हम स्पोर्ट्स को देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, इंकरेजिंग दिस पार्टिकुलर सेक्टर। तो किस स्टेट ने दिया है, तो मिजोरम बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू ग्रांट इंडस्ट्री स्टेटस टू। मिजोरम ने पहला स्टेट बन गया है जो इंडस्ट्री स्टेटस स्पोर्ट्स को दिया है। इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इन स्पोर्ट्स। तो क्या होगा उससे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। एंड वी नो द प्रॉब्लम ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया, अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट को छोड़ के बाकी स्पोर्ट्स को नेगलेक्ट किया जा रहा है। तो इसी कारण से ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए मिजोरम ने पहला स्टेट ऐसा बन चुका है जो ग्रांट दे दिया इंडस्ट्री सेक्टर। तो उससे क्या होगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिलेगा, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट और इसकी वैल्यू बढ़ेगी। अब 8वां न्यूज़ देखते हैं क्या है कि
एमरी आई सेल्फ, AIS। अब देखिए एमरी आई सेल्फ कहाँ पे है और आई सेल्फ क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो आई सेल्फ अभी जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो ये आई सेल्फ पिघल रहे हैं, एंड दैट इज और ये क्या है, एक सिचुएशन ऑफ कंसर्न है। तो देखते हैं क्या है, एज द नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च। अब देखिए NCPOR है, देयर वाज 24%, एज पर NCPOR 24% इंक्रीज इन एक्सपेंशन ऑफ AIS बाउंड्री इन अंटार्कटिका बाय 2021। बोल रहा है कि 2021 तक जो है इस पार्टिकुलर ग्लेशियर है, ये अंटार्कटिका की ये ग्लेशियर है, AIS बाउंड्री जो है एमरी आई सेल्फ, ये अंटार्कटिका में है और इसकी जो है एक्सपैंड हो जाएगी वो 2021 तक। अब देखिए और क्या है, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर ड्रेनेज बेसिन्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में एक सबसे लार्जेस्ट है ये, वन ऑफ द लार्जेस्ट है, लोकेटेड इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ द अंटार्कटिका। ये ईस्ट कोस्ट ऑफ अंटार्कटिका में है। AIS डायनामिक्स एंड मास बैलेंस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग चेंजेस। तो हम क्या करते हैं इसको, ग्लोबल क्लाइमेट सिनेरियो। अगर देखिए अब क्या होता है कि ये पार्टिकुलर ग्लेशियर इतना बड़ा है, दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर बेसिन्स में से आता है। इफ देयर इज सिग्निफिकेंट एनी चेंजेस इन दिस पार्टिकुलर ग्लेशियर पैटर्न, तो हमें क्या पता चलता है कि ग्लोबल क्लाइमेट सिनेरियो में कितना चेंज आया है। अगर इस ग्लेशियर को देख करके हम ग्लोबल क्लाइमेट सिनेरियो भी हम नाप सकते हैं। अगर ये बढ़ा है तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर कुछ घटा है, अगर ये घट गया है तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। और देखिए अब NCPOR के बारे में जानते हैं। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी। NCPOR जो है ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, इज लोकेटेड इन गोवा में, इट्स लोकेटेड इन गोवा एंड इट इज इंडियाज प्रीमियर R&D इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल। ये रिसर्च करती है एक्टिविटी एंड पोलर एंड साउथ ओशियन रियल्स में। तो ये रिसर्च एंड एक्टिविटी करती है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, लोकेटेड इन गोवा, R&D करती है इन पोलर एंड साउथ ओशियन रियल में। अगला न्यूज है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन रिलीज्ड। अब देखिए सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन क्या है, ये किस चीज से रिलेटेड है। ये डेमोग्राफिक सर्वे है। ये देखिए डेमोग्राफिक सर्वे है कि हमें जानना है कि पॉपुलेशन का डायनामिक्स जानना है कि देखिए किसमें क्या हुआ है। रिलायबल एनुअल एस्टिमेट देती है। SRA सर्वे क्या देती है, ये एनुअल एस्टिमेट देती है किसकी, IMR। बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट कितना है, एंड अदर फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स एट द नेशनल एंड सब नेशनल लेवल। सब नेशनल मतलब स्टेट लेवल पे, तो नेशनल और सब नेशनल लेवल पे ये इन सब इंडिकेटर्स में सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन रिलीज। तो इसमें हर एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन आया है कि स्टेट्स के बारे में देगी कि किसमें IMR मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, बर्थ रेट ज़्यादा है, ऑल रिलेटेड स्टफ। इट वॉज इनिशिएटेड ऑन पायलट बेसिस इन। अब देखिए कब आया था, इट्स बहुत ही पुराना है, 64-65 में ही आया था, 1964-1965 एंड बिकेम फुल्ली ऑपरेशनल ड्यूरिंग 1969 और 1970। ये पायलट बेसिस पे आया था। पायलट बेसिस इन नॉट इन पैन इंडिया बेसिस, मतलब एक छोटे प्रोजेक्ट के लिए पहले कोई भी जो स्कीम या बहुत कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो इट इज जस्ट ऑन अ पायलट बेसिस इन द सेंस दैट कि छोटे जगह पे लॉन्च किया जाता है, कम लोगों में लॉन्च किया जाता है। अगर वो कम लोगों में सक्सेसफुल होता है तब उसको ऑल इंडिया स्केल पे लॉन्च किया जाता है। तो ये SRS बुलेटिन जो था 64-65 में ही आया था और फुल्ली ऑपरेशन 69-70 में हो गया। SRS कौन इसको कंडक्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर जो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर है वो इसको लेके आती है। अब अगला है की हाईलाइट्स क्या है, IMR डिक्लाइंड 32। देखिए कि IMR में जो है अभी 1971 से हम कंपेयर कर रहे हैं कि 32 इन 2018 129 था। ये मोर्टेलिटी जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है ये होता क्या है, नंबर ऑफ डेथ्स अंडर 1 ईयर ऑफ एज ऑकरिंग फॉर 1000 लाइव बर्थ इन गिवन। अगर 1000 बच्चे किसी पैदा लेते हैं किसी साल में, उसमें 1 साल से कम रूम में कितने बच्चे की मृत्यु हो जाती है, उसी को देखते हैं हम IMR बताते हैं। और IMR अभी कितना है, 2018 का डाटा देखिए तो 32, सिर्फ 32 बच्चे 1 साल के पहले की मृत्यु हो जाती है, जो कि IMR 1971 में 129 था। अब स्टेट्स देखते हैं कि मध्य प्रदेश द हाईएस्ट IMR एट 48 एंड नागालैंड में लोएस्ट है, 4 ही मर रहे हैं। एंड इन द लास्ट 10 ईयर IMR डिक्लाइन बाय 35% रूरल एरिया में 32% इन, तो 35% से डिक्लाइन हो गया, तो रूरल एरिया में ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। दूसरा है बर्थ रेट में, देखिए क्या सिचुएशन है, बर्थ रेट भी डिक्लाइन हो गई है टू 20% इन 2018। बिहार में हाईएस्ट बर्थ रेट है 26.2% एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे लोएस्ट है। रूरल अर्बन डिफरेंशिएशन हैज आल्सो नैरोड। अब देखिए रूरल अर्बन डिफरेंशिएशन हैज आल्सो नैरोड, हाउएवर बर्थ रेट हैज कंटिन्यूड हायर। बर्थ रेट फिर भी क्या है,
कि बर्थ रेट ऑब्वियसली हायर हैं। अब देखिए इसका भी कारण होता है रूरल एरियाज, बिकॉज इन अर्बन एरियाज में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वेरी हाई, इज नॉट इवन इफ इट इज नॉट हाई, मतलब इट इज सिग्निफिकेंटली हायर एज कम्पेयर टू द रूरल एरियाज। तो इसीलिए लोग प्लानिंग करते हैं एंड ऑल दोज, बट इन रूरल एरियाज अवेयरनेस जनरेशन इज नॉट दैट मच, एंड दैट्स व्हाई वी कैन सी द इफेक्ट ऑफ लिटरेसी का भी इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। बिहार इज अ नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर। तो लाइव बर्थ कितने हुए 1000 पॉपुलेशन में। अब डेथ रेट होता है, देखिए डेथ रेट डिक्लाइन, तो हर एक पैरामीटर्स में हम डिक्लाइन देख रहे हैं। इवन इन IMR भी डिक्लाइन हो गई है, बर्थ रेट और डेथ रेट सभी में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ हैज द हाईएस्ट डेथ रेट एट 8 एंड दिल्ली में सबसे कम लोग मर रहे हैं। और ये डेथ ऑफ 1000 पीपल पर ईयर, हर एक साल 1000 पीपल में कितने मर रहे हैं। अब देखिए कि 10वां न्यूज़ जो है अपना है वो अंडर 5 मोर्टालिटी रेट हाफ हो गई है, ये भी मतलब घट गई है। तो हर एक पैरामीटर्स में घटने को मिल रहा है। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं, वी कैन इन्फर फ्रॉम हियर दैट आवर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो स्पेंड करना चाहिए, गवर्नमेंट इज ड्यूली स्पेंडिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, और फंडिंग भी जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा मिली है, इसीलिए ये सारे रिजल्ट्स और पैरामीटर्स देखने को मिल रहे हैं। फाइंडिंग ए पार्ट ऑफ इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्डन इनिशिएटिव। अब देखिए अंडर 5 मोर्टालिटी जो कहाँ से आया था, ये कौन सी रिपोर्ट आई है इसकी, इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्डन इनिशिएटिव एंड हैव फर्स्ट कम्प्रीहेंसिव स्टेप्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेंड्स ऑफ चाइल्ड मोर्टालिटी इन इंडिया फ्रॉम 2000। अब 2000 ईयर से ये देख रहे हैं कि पहला कम्प्रीहेंसिव स्टेट एस्टिमेट हुआ है। ISDBI इज कोलैबोरेशन बिटवीन द ICMR, PFHI और IHMN एंड एक्सपर्ट्स। अब ये जो है ISDBI जो ये ये रिपोर्ट लेके आई है अंडर 5 मोर्टालिटी का, ये इन सब से रिलेटेड है, मतलब ये कोलैबोरेशन है, मतलब इन सब साथ मिल करके लाई एंड स्टेक होल्डर्स और 100 इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस इंडिया। तो ये बहुत ही रिसर्च्ड है और ये कोलैबोरेशन ऑफ 100 इंस्टीट्यूशन से लेकर के आई अंडर 5 मोर्टालिटी। क्या है हाइलाइट्स, अंडर 5 मोर्टालिटी एंड न्यू नेशन मोर्टालिटी हैव ड्रॉप्ड। अब देख रहे हैं कि इनमें भी कमी मिलने को मिल रही है। हाउएवर इनइक्वालिटी बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट इन दिस इंडिकेटर्स हैज इंक्रीज्ड। अब देखिए ये तो ठीक है, अंडर 5 मोर्टालिटी जो है, जितने बच्चे की मृत्यु हो जाती थी, अब उसमें क्या है कि घटा है वो चीज़, इट हैज़ डिक्रीज सिग्निफिकेंटली, बट व्हाट इज़ द सिनेरियो कि इनइक्वालिटीज़ है, किसी स्टेट में ज़्यादा घटा है, किसी स्टेट में कम घटा है, and that is totally based on the development, because different states have different development parameters. Under 5 had dropped to 49% since 2000। अब देखिए 49% की गिरावट आ चुकी है। 68% of the under 5 deaths are attributed to the child and maternal malnutrition। अब देखिए मोस्टली क्यों हो रहा है अंडर 5 मोर्टालिटी, मतलब 5 साल से कम में क्यों मृत्यु हो रही है, उसका मेन रीज़न है मलन्यूट्रिशन का। मलन्यूट्रिशन होता है कि बैलेंस डाइट किसी को अगर नहीं दिया जाता, ही इज मलन्यूट्रिस्ड, मतलब ही हैज डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स दैट द चाइल्ड शुड हैज, या तो वो मदर के साइड से या चाइल्ड के साइड से है। अब लीडिंग कॉज ऑफ अंडर 5 डेज का लीडिंग कॉज तो हमने देख लिया कि 68% जो है वो मलन्यूट्रिशन के कारण हो रहा है। बाकी जो है लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, प्रीटर्म बर्थ डायरिया होना, बर्थ एफेक्शिया एंड ट्रॉमा के कारण हो जा रही है। हायर नंबर ऑफ अंडर 5 डेथ्स इन 2017 वाज इन यूपी एंड फॉलोड बाय बिहार। सबसे ज्यादा जो था अंडर 5 मोर्टालिटी 2017 का डाटा, इट वाज इन यूपी एंड फॉलोड बाय बिहार। NMR dropped by 38% since 2008। 83% ऑफ द न्यू आर एट्रिब्यूटेड टू द लो बर्थ वेट एंड शॉर्टर गेस्टेशन पीरियड। अब देखिए ये तो हमने देखा अंडर 5 मोर्टालिटी का, कि मृत्यु क्यों हो जा रही है अंडर 5 में, वो चिल्ड्रन और मैटरनल मलन्यूट्रिशन के कारण हो रही है। और ये न्यूनेशन मोर्टालिटी रेट जो है, ये न्यूनेशन मोर्टालिटी रेट जो है, ये लो बर्थ वेट, कि बच्चे का एक सिग्निफिकेंट वेट होना चाहिए व्हेन ही इज बॉर्न, राइट। तो बिकॉज ऑफ द लो बर्थ वेट एंड शॉर्टर गेस्टेशन, एक पूरा 9 मंथ का एक पीरियड होता है दैट द चाइल्ड स्पैन इन द वॉर्म ऑफ अ मदर, अगर वो उसमें कमी हो जाती है, शॉर्टर गेस्टेशन पीरियड हो जाता है, तो NMR जो है ड्रॉप कर जाता है, ठीक है। स्टडी मेंशन इश्यूज दैट इंडिविजुअल स्टेट फेसेस सजेस्ट टू हैव एरिया स्पेसिफिक प्लान्स टू रिड्यूस द चाइल्ड थ्रेट। तो बोल रहा है कि एरिया स्पेसिफिक प्लान है, तो ये देखने को मिल रहा है हमें। अंडर 5 मोर्टालिटी देखिए 2000 में 2.24 मिलियंस थी और 17 में 1.04 हो गया, तो ये रिड्यूस हो गई हाफ, एंड दैट्स अ वेरी गुड इंडिकेटर्स दैट शोज दैट हाउ गुड, मतलब गवर्नमेंट हैज टेकन केयर ऑफ द हेल्थ सेक्टर। न्यू नेशनल डेथ हो गया 1.02 मिलियन और 0.57 मिलियन, ये भी इसमें भी गिरावट आई, काफ़ी आई है। तो हमने देख लिया कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा है। लॉस्ट एट होम रिपोर्ट, ये कौन लेके आती है, कौन सी एजेंसी है जो लॉस्ट एट होम रिपोर्ट लेके आई है, ये यूनिसेफ लेके आई है, यूएन चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ यूएन चिल्ड्रन फंड लेके आई है। रिपोर्ट टुक एट द रिस्क एंड चैलेंजेस इंटरनली डिस्प्लेस्ड चिल्ड्रन फेस। अब देखिए ये रिस्क क्या है कि चैलेंज इंटरनली डिस्प्लेस्ड चिल्ड्रन फेस,
अब इंटरनली मतलब एक ही कंट्री में जो बहुत बच्चे हैं उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, तो उससे जो रिज़ल्ट होता है उससे बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होता है बच्चों के लिए। तो उससे रिलेटेड ये आया है, द अर्जेंट एक्शंस नीडेड टू प्रोटेक्ट देम, और अर्जेंट एक्शन चाहिए। की हाइलाइट्स में है कि ड्राइवर्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वायलेंस आर की कॉजेज ऑफ द इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए क्यों डिस्प्लेस हो रहे हैं, क्या कारण से, कहीं दंगा फसाद हो गया, कहीं दंगा हो गया, कन्फ्लिक्ट हो गया, उस कारण से क्या हो रहा है, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। फॉर चिल्ड्रन एंड फैमिलीज डिस्क्रिमिनेशन भी ये कारण है, डिनाइल ऑफ राइट्स टू स्पेसिफिक ग्रुप्स। अब बहुत जगह पे देखने को मिल जाता है इंडिया में भी, बहुत सारे गांव में जहाँ पे दलित्स जो कम्युनिटी है दलित्स या कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी पे बहुत सारा प्रोसिक्यूशंस और राइट्स डिनाई किया जाता है। उनको एक पार्टिकुलर मंदिर में विजिट नहीं करने दिया जाता है, या पार्टिकुलर वेल से, कम्युनिटी वेल से भी पानी निकालने नहीं दिया जा सकता। तो बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो, मतलब दे विल माइग्रेट टू सम अदर प्लेसेस वेयर दे डू नॉट फेस एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। क्लाइमेट चेंज इंड्यूस डिजास्टर, जैसे क्लाइमेट चेंज, कहीं पे बाढ़ आ गई या ड्रॉट आ गया, सूखा आ गया, तो लोग वहाँ से माइग्रेट करते हैं। तो ये सारे कारण है जो माइग्रेट कर रहे हैं। तो उसमें बहुत सारे बच्चे भी हैं, तो उस बच्चे पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसी से रिलेटेड ये रिपोर्ट आई थी यूनिसेफ के द्वारा। अगला देखते हैं, इन इंडिया द टोटल नंबर ऑफ न्यू इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2019 स्टूड एट 5 मिलियन विथ मेजरली ड्यू टू डिजास्टर्स। तो मोस्टली डिजास्टर रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट इन इंडिया में हो रही है। और इम्पैक्ट ऑफ द चिल्ड्रन ऑफन ब्रेक्स फैमिली अपार्ट एंड फोर्सेस चिल्ड्रन टू मूव ऑन देयर ओन। कभी कभी फैमिली टूट जाती है और बच्चे मूव कर जाते हैं। इंटरनली डिस्प्लेस्ड चिल्ड्रन आर पार्टिकुलरली वनरेबल टू अब्यूज एंड वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन। अब देखिए बच्चा अगर अकेला है तो बहुत तरह की परेशानियां उसको झेलने को मिल सकती है अगर नई जगह पे हो जाता है, एंड ही इज़ अलोन, एंड उसके पास सर्वाइवल के लिए भी इशू है, तो ही इज़ वनरेबल टू वेरियस काइंड ऑफ इशूज, वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशंस। इट ऑफन डिस्टर्ब एजुकेशन बाय इंटरप्टिंग द चिल्ड्रन लर्निंग, डिप्राइविंग देम ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। और इनइक्वालिटीज़ हो जाती है, एंड ही इज़ ऑल्सो डिप्राइव्ड ऑफ ऑल द अपॉर्चुनिटीज़। उसकी एजुकेशन तो छीन ही जाती है उससे। इट पोजेज चैलेंजेस टू असेसिंग एसेंशियल सर्विसेज सच एज सेफ हाउसिंग, वाटर एंड सैनिटेशंस। ये जो बेसिक मिनिमम नीड्स होती है सर्वाइवल के लिए, वो भी उसे नहीं मिलता। इट कॉल्स फॉर स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट एंड अनटाइड एफर्ट बाय द गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटीज एंड यूनाइटेड एफर्ट बाय द सिविल सोसाइटीज, ह्यूमैनिटेरियन इफेक्ट्स एंड चिल्ड्रन देमसेल्व्स टू एड्रेस द चैलेंज। अब देखिए कि ये एक सिंगल एजेंसी तो कंप्लीट नहीं करेगी, इस चैलेंजेस को रिड्यूस नहीं कर सकती, एंड दैट इज व्हाई व्हाट इट इज कॉल्ड फॉर, व्हाट इज डिमांडेड इज दैट यूनिफाइड एफर्ट हो सके, कि सभी मिल के कोशिश करें, गवर्नमेंट भी, सिविल सोसाइटीज़ भी, या जितने भी ह्यूमैनिटेरियन एक्टर हैं, जो चाइल्ड स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या चाइल्ड खुद और चिल्ड्रन खुद अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करें, तभी ये जो इंटरनल इश्यूज़ है चिल्ड्रन का, लॉस्ट चाइल्ड का जो ये इशू है, वो ख़त्म किया जा सकता है। अगला न्यूज़ है, 600 यूनिवर्सिटीज़, 600 यूनिवर्सिटी और 25,000 कॉलेजेस आर नॉट एग्री, उनको मान्यता प्राप्त नहीं है इंडिया में, एक्रेडिटेड नहीं है। अब देखिए क्यों इतना इशू हो रहा है कि वी आर सीइंग द प्रोलिफरेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। अगर इंडियन कॉलेज की बात की जाए तो एक स्पेसिफिक, एज इफ विल कंसिडर द बैंगलोर एंड ऑल्सो देयर आर लॉट ऑफ कॉलेजेस, तो ऐसे कॉलेजेस भी हैं बैंगलोर में, अगर उनके पास अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, और दे विल जस्ट ट्रांसपोर्ट इवन द बेंच एंड टेबल्स। तो ऐसी हालत है कुछ कॉलेजेस की। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़ जस्ट शोइंग द वेरी सैड प्लाइट ऑफ द इंडियन कॉलेजेस की एक्रेडिटेशन भी उनको नहीं मिला है। अब देखिए क्या कह रहा है ये पार्टिकुलर न्यूज़ की, एक्रेडिटेशन सर्वे वाज कंडक्टेड बाय द, कौन कंडक्ट किया है एक्रेडिटेशन सर्वे, वाज कंडक्टेड बाय द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, नैक। नैक जो ऑर्गेनाइजेशन है और ये असेसमेंट सर्वे क्रिएट करती है। सम फाइंडिंग्स के 26% ऑफ द इंस्टीट्यूशन डिड नॉट अप्लाई फॉर द एक्रेडिटेशन एज दे लैक द परमानेंट फैकल्टीज एंड 5.5% नॉट हैविंग अ परमानेंट हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। देखिए 26% इंस्टीट्यूशन का ये हालत है कि वो अप्लाई ही नहीं करते हैं, क्योंकि अप्लाई करने के लिए यू हैव टू फिट इन सर्टेन क्राइटेरिया। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एक सर्टेन क्राइटेरिया होना चाहिए, क्योंकि उनके पास परमानेंट फैकल्टी ही नहीं है, कोई टीचर ही नहीं है, वो एडहॉक बेसिस पे ही रखते हैं वो। एंड 5.5% देखिए परमानेंट हेड ऑफ द, कोई हेड ही नहीं इंस्टीट्यूशन का। 22% ऑफ द हायर HEI डिड नॉट पार्टिसिपेट ड्यू टू पुअर ग्रेड्स। बाकी पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा पुअर ग्रेड दे दिया जाता है इनिशियल में। तो ये देखिए NI और नैक के बारे में जानते हैं। ये नैक क्या है, जो एक्रेडिटेशन देती है, ये ऑटोनॉमस बॉडी है एस्टैब्लिश अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर। इट कंडक्ट असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, असेसमेंट करती है और उन्हें मान्यता देती है कॉलेज यूनिवर्सिटीज और अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन टू डिराइव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वालिटी स्टेटस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। तो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए एक टैग दिया जाता है कि किस कैटेगरी में ये कॉलेज आती है या नहीं आती है।
तो वही चीज़, वही उसी चीज़ के बारे में दिया है कि ये नैक जो है ऑटोनोमस बॉडी अंडर एमएचआरडी के अंदर है। 2017 व्हाट हैपेंड की रिवाइज्ड असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क वाज इंट्रोड्यूस्ड। फ्रेमवर्क वाज इंट्रोड्यूस्ड टू मेक एक्रेडिबल आईसीटी इनेबल्ड ऑब्जेक्टिव ट्रांसपेरेंट स्केलेबल एंड रोबस्ट। अब देखिए 2017 में क्या हुआ था, गवर्नमेंट लेके आई थी रिवाइज असेसमेंट और एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क लेके आई थी। इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो सके। अब नैक जो देती है एक्रेडिटेशन, दैट ऑल्सो डिपेंड ऑन सो मेनी अदर थिंग्स, बहुत सारे फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है नैक का एक्रेडिटेशन भी। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके ताकि करप्शन भी रुक सके और स्केलेबल और रॉबस्ट बनाया जा सके। इंटरनेट कम्युनिकेशन की हेल्प से वो कहीं ना कहीं उसकी हेल्प हो। तो ये हमने देख लिया कि हमारी कॉलेजेस वगैरह की हालत क्या है मोस्ट। अब एक देखिए बेनिफिट क्या होता है कि अगर एक्रेडिटेशन देते हैं तो क्या बेनिफिट होता है, इंस्टीट्यूशन टू नो इट्स स्ट्रेंथ, उसे स्ट्रेंथ अवेयरनेस वीकनेसेस और अपॉर्चुनिटी पता चले। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरनल एरियाज ऑफ प्लानिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन, कि रिसोर्स एलोकेट जो कोई कॉलेज कर रही है, किस डिपार्टमेंट में कितना खर्चा होना है या कितना टीचर्स को लाना है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर लाना है। अगर उसको अच्छा एक्रेडिटेशन मिलता है तो उसको ये भी अंदाजा आता है कि हमें कहाँ खर्च करना चाहिए, क्योंकि एक्रेडिटेशन एक पार्टिकुलर पैरामीटर्स में मिलती है। दूसरा है कॉलेजिलिटी ऑन द कैंपस, फंडिंग एजेंसी लुक फॉर द ऑब्जेक्टिव डाटा टू परफॉर्मेंस फंडिंग। मान लीजिए कोई फंडिंग एजेंसी भी है, बहुत सारे कॉलेजेस को फंडिंग करती है, तो वो ये देखती है कि नैक का एक्रेडिटेशन क्या हुआ है। तो दिस एक्रेडिटेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, फंडिंग भी ज़्यादा मिलेगा। इंस्टीट्यूशन इनिशिएट इनोवेटिव एंड मॉडर्न मेथड्स और पेडागॉजी, पढ़ाने या शिक्षा देने की जो तरीका होती है उसी को पेडागॉजी बोलते हैं। तो इनोवेटिव मेथड लाएगी, एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहेगा उसके लिए। न्यू सेंस ऑफ डायरेक्शंस एंड आइडेंटिफिकेशन फॉर द इंस्ट्रक्शंस, द सोसाइटी लुक एट रिलायबल इन्फॉर्मेशन ऑन क्वालिटी एजुकेशन ऑफर्ड, एम्प्लॉय लुक फॉर रिलायबल इन्फॉर्मेशन ऑन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑफर्ड रिस्पेक्टिव। अब मान लीजिए एम्प्लॉयर्स जो हैं वो भी देखेंगे कि रिलेबल इन्फॉर्मेशन हो रहा है। तो बहुत सारे फायदा है एक्रेडिटेशन के, फंडिंग से लेकर के उसकी अपनी मोटिवेशन भी बढ़ती है एंड ऑल। अब अगला न्यूज़ देखते हैं कि नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, NMIS। व्हाट इज दिस NMIS? माइग्रेंट से रिलेटेड इशू है। देखिए NMIS इज सेंट्रल ऑनलाइन रिपोजिटरी ऑन माइग्रेंट वर्कर। ये सेंट्रल ऑनलाइन रिपोजिटरी है ऑन माइग्रेंट वर्कर टू फैसिलिटेट देयर सीमलेस मूवमेंट अक्रॉस द स्टेट। ये क्या करेगी कि ये सीमलेस मूवमेंट अक्रॉस द स्टेट, ताकि वो मूव कर सके अक्रॉस द स्टेट, उसके लिए एक ऑनलाइन रिपोजिटरी बना दिया गया है, जिसमें क्या होगा कि वो सब कुछ उसका एक पूरा डाटाबेस रहेगा। माइग्रेंट वर्कर देखिए बहुत सारा इशू होता है। अभी कोविड-19 का इशू देख लेते हैं कि कोविड-19 में माइग्रेंट बहुत सारे यूपी, बिहार एज वेल एज के वर्कर्स हैं, उड़ीसा और झारखंड के वर्कर्स हैं। तो लेस डेवलप्ड स्टेट्स और सो कॉल्ड बीमारू स्टेट्स के जो जितने भी वर्कर्स थे वो कहीं ना कहीं फंसे हुए थे। तो फंसे हुए थे, उनका कोई रिपोजिटरी नहीं था, कि रिपोजिटरी अगर था भी तो अपडेटेड नहीं था, तो इसीलिए उससे बहुत सारी इशू हो गई। तो इसीलिए इट्स इन न्यूज़ है कि ये सेंट्रल रिपोजिटरी माइग्रेंट वर्कर करेंगे मूवमेंट, ताकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट से हो सके। इट वुड हेल्प इन द स्पीडी इंटर स्टेट कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। मान लीजिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, कहीं का आदमी कहीं दूसरे स्टेट में फंसा हुआ है तो आसानी से पता चल पाएगा। इट हैज़ एडिशनल एडवांटेजेस लाइक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, किसी आदमी को ट्रेस करना है तो आप उसके कॉन्टैक्ट से उसको ट्रेस कर सकते हैं, विच में भी यूजफुल ओवरऑल कोविड-19 रिस्पॉन्स। कोविड-19 में बहुत इशू आ गए थे, इसीलिए ये माइग्रेंट की एक रिपोजिटरी जो है वो न्यूज़ में है। अगला क्या है, कौन डेवलप करेगा एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है एनडीएमए। अब देखिए एनडीएमए इस तरह की काम नहीं करती है, नॉर्मली डिजास्टर से रिलेटेड काम करती है, बट इट इज़ वेरी मच यहाँ पे एक पर्टवरेंस है कि ये माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सेंटर भी एनडीएमए कर रही है। अगला है सुरक्षा स्टोर इनिशिएटिव। अब ये सुरक्षा स्टोर इनिशिएटिव क्या है कि ये है, इट हैज बीन लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। अब देखिए सुरक्षा स्टोर कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आती है ये। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ये सुरक्षा स्टोर है, ये पीपीपी में आया। अब देखिए मोस्ट ऑफ द चीज़ जो आ रही हैं अभी, जो जितने भी इनिशिएटिव हम इस पार्टिकुलर सेक्टर न्यूज़ में ही देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें पीपीपी बेसिस पे आ रही हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पे आ रही है, टू क्रिएट अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर कंज्यूमर्स एंड शॉप ओनर्स। कंज्यूमर और शॉप ओनर्स के लिए एक सेफ इन्वायरमेंट लाने के लिए सुरक्षा स्टोर पोर्टल ला रहा है। इसमें क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव है टू एजुकेट द किराना स्टोर ओनर्स, जितने भी किराना के दुकानदार हैं, नॉर्मल दुकानदार, आप लोग भी दुकान जाते होंगे, अक्रॉस कंट्री अबाउट कोविड-19 सेफ्टी गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल्स रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड वाइल रनिंग देयर बिजनेसेस। अब देखिए इनको बहुत सिचुएशन फेस करना पड़ता है, बहुत सारे लोग हैं वो तो घर में रहते हैं, बट ये किराना स्टोर्स वगैरह वाले हैं, उनको 10 घंटे खड़े रह करके या बैठ करके बेचना पड़ता है, एंड सो मेनी पीपल हैव विजिट देयर शॉप्स। तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि कोविड-19 पेशेंट्स भी होगी। तो अब उनके लिए एक गाइडेंस है, ये डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स लेके आई है उनके लिए गाइडेंस की, सुरक्षा स्टोर इनिशिएटिव इन द सेंस की जो रिटेलर हैं वो कैसे से किस तरह से सेफ रख सकते हैं अपने आप को, एज वेल एज द फेलो पर्सन्स हु रीच देयर।
तो उसके लिए ये एक एजुकेशन का प्रोग्राम है जो उनको एजुकेट करेगी। प्रोटोकॉल वे डिसाइडेड बाय द फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब देखिए ये प्रोटोकॉल जो है, रूल्स रेगुलेशंस क्या फॉलो करना है, वो दोनों मिनिस्ट्री, ये फूड सेफ्टी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है। आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है कि बताइए फसाई किस पार्टिकुलर मिनिस्ट्री में आती है? यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, फसाई और होम अफेयर्स दोनों मिल करके ये सुरक्षा स्टोर इनिशिएटिव लेके आया है। अगला न्यूज़ है हमारे लिए गोल, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर प्रोग्राम्स। अब देखिए गोइंग ऑनलाइन एज लीडर प्रोग्राम, ये ऑनलाइन जाना मतलब किसको, देखिए ऑनलाइन भेज रहा है। ये जॉइंट इनिशिएटिव है फेसबुक इंडिया का विद मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स टू प्रोवाइड मेंटरशिप टू द ट्राइबल यूथ थ्रू डिजिटल मोड में। अब देखिए फेसबुक और ट्राइबल अफेयर्स लेके आई है गोल प्रोग्राम, फेसबुक एज वेल एज ट्राइबल लेके आई है। किसके लिए? कि मेंटर करेंगे ट्राइबल यूथ को। देखिए ट्राइबल यूथ का बहुत सारा सिचुएशन है, एंड ट्राइबल वी नो दैट दे आर वन ऑफ द मोस्ट वनरेबल सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी। एक तो वो अलग थलग रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं, तो इसीलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश ये हमारी रह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइबल को हम मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लाया जाए, ताकि जो उसकी स्ट्रगल है, वो जिस तरह से स्ट्रगल करते हैं उनकी स्ट्रगल को कम से कम किया जा सके। तो अभी इनिशिएटिव ले रही है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, फेसबुक के साथ टैग की है, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी यूथ हैं, ताकि यूथ को एक जगह पे रखना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। क्योंकि वो नहीं, अगर यूथ को अगर आप रोजगार नहीं देंगे, यूथ को अगर आप एक पार्टिकुलर मोटिवेशन नहीं देंगे, तो ही विल डाइवर्ट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो यूथ को एक दिशा दिखाने के लिए ये ट्राइबल अफेयर और ये ट्रेनिंग देगी, मेंटरशिप प्रोग्राम है। प्रोग्राम इंटेंड टू अपस्किल द एंड एम्पावर 5000 ट्राइबल यूथ। अब देखिए 5000 यूथ को ये एम्पावर करेगी, अपस्किल करेगी, उसकी स्किल लेवल को बढ़ाएगी इन करंट फेज टू हार्नेस फुल पोटेंशियल ऑफ द डिजिटल प्लेटफॉर्म, ताकि उसकी फुल पोटेंशियल जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसकी फुल पोटेंशियल हो जाए। टू लर्न न्यू वेज ऑफ डूइंग बिजनेस, एक्सप्लोर एंड कनेक्ट विद द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट, ताकि उनको नया से नया तरीका सिखाएगी कि वो बिजनेस कैसे कर सकते हैं और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट को किस तरह से ज़्यादा आप एक्सपोर्ट वगैरह कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो गोल हमने समझ में आ गया फेसबुक और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स का। अगला न्यूज़ है खुदोल गिफ्ट इनिशिएटिव इन मणिपुर। अब देखिए ये क्या है खुदोल गिफ्ट इनिशिएटिव इन मणिपुर? इट्स अ क्राउड फंडेड इनिशिएटिव। क्राउड फंडेड इनिशिएटिव है ये बाय या ऑल एन इम्फाल वेस्ट एनजीओ दैट हैज क्रिएटेड इंडिया का पहला ट्रांसजेंडर फुटबॉल टीम। अब देखिए इंडिया का ये देखिए एक एनजीओ है जिसका नाम है या ऑल नाम की एक एनजीओ है जिसने ट्रांसजेंडर फुटबॉल टीम बनाई है। देखिए ट्रांसजेंडर वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी में आते हैं, एलजीबीटी कम्युनिटी जो है, इनको हर एक जगह हर एक सोसाइटी से ऑस्ट्राइज किया जाता है। तो एनजीओ एंड सिविल सोसाइटी आर डूइंग अ वेरी वंडरफुल वर्क इन डूइंग समथिंग एंड इन प्रोपोगेटिंग दिस पार्टिकुलर कम्युनिटी। तो इम्फाल वेस्ट एक कम्युनिटी एनजीओ है, उसने पहला ट्रांसजेंडर फुटबॉल टीम बनाया है। तो इसने अभी क्या किया है, ये खुदगोल क्या है, खुदौल जो है ये क्राउड फंडिंग इनिशिएटिव है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ज़्यादा लोग को आप अवेयरनेस जनरेट कर सकते हैं या मोटिवेट कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग दे एक पार्टिकुलर कॉज के लिए। अब देखिए वो कॉज क्या है, इट इंटेल्स, इसमें क्या है, इंश्योरिंग फूड हेल्थ एंड हाइजीन ऑफ एलजीबीटी कम्युनिटी पीपल लिविंग विथ एचआईवी, डेली वेज अर्नर, चिल्ड्रंस एंड एडोलेसेंट्स। ठीक है, ये जो बहुत ही डाउन ट्रोडन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जैसे हेल्थ एंड हाइजीन, इंश्योरिंग फूड और हेल्थ, इसको ये प्रोवाइड करेगी क्राउड फंडिंग फंड लेकर के एलजीबीटी कम्युनिटी, एचआईवी से जो ग्रसित हैं बच्चे और एडोलेसेंट्स के लिए। यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी इन्वॉय ऑन यूथ, अब यूएन का जो जनरल सेक्रेटरी इन्वॉय ऑन यूथ है, हैज लिस्टेड खुदगोल अमंग द टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर इंक्लूसिव फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पैंडेमिक। अब देखिए टॉप 10 में ये इनिशिएटिव आ चुका है कि इतना इफेक्टिव इनिशिएटिव है ये या ऑल एनजीओ का मणिपुर में। बेसिकली ये कुछ नहीं कर रही है, ये पैसा जमा करके दे आर हेल्पिंग द मोस्ट फ्रेजाइल एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी को हेल्प कर रही है। यूएन, इट हैज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूएन। अगला है डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। अब देखिए डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम क्यों आया है न्यूज़ में? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मोर एंड मोर, वी आर टॉकिंग अबाउट मेक इन इंडिया, वी आर मोर एंड मोर टॉकिंग अबाउट इंडिजीनियस वैरायटी ऑफ गुड्स। ज़्यादा से ज़्यादा हम इंडिजीनियस गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम बात कर रहे हैं कि हमें अपने मेक इन इंडिया में होना चाहिए। तो इसीलिए डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस जो इंस्ट्रूमेंट है जो इंडिया में बनाई जाएगी उसकी टेस्टिंग हो सके। तो रिसेंटली अभी डिफेंस मिनिस्टर अप्रूव किया है लॉन्च ऑफ डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विद एन आउटले ऑफ 400 करोड़ फॉर क्रिएटिंग टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। 400 करोड़ उन्होंने दिए गए हैं ताकि टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके फॉर डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग के लिए।
डिफेंस और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। अब है कि सेटिंग ऑफ द डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विल प्रोवाइड इजी एक्सेस एंड मीट द टेस्टिंग इन डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री। अब देखिए डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री है, बहुत सारे डिफेंस इंस्ट्रूमेंट बनाए जाएंगे या वेपन्स बनाए जाएंगे, तो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट दे आर टेस्टेड फर्स्ट। ऐसा नहीं होगा कि विल जस्ट लॉन्च देम इन द वॉरफेयर और समथिंग, तो इट हैज़ टू बी टेस्टेड फर्स्ट। और इसीलिए ये डोमेस्टिक या इंडिजीनियस जो है उसके लिए मदद करेगी। देखते हैं, ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा घरेलू मेक इन इंडिया प्रोडक्शन हो सके, एंड स्पेशल फोकस ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ एमएसएमई एंड स्टार्टअप्स। ज़्यादा से ज़्यादा एमएसएमई और स्टार्टअप को बुलाया जा रहा है। इंडिजीनियस प्रोडक्शन विल कंसिक्वेंटली रिड्यूस इंपोर्ट ऑन मिलिट्री इक्विपमेंट एंड हेल्प कंट्री मेक द सेल्फ रिलायंट। तो ज़्यादा से ज़्यादा उससे क्या होगी, अगर डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा तो मोर एंड मोर एमएसएमई एंड स्टार्टअप विल जंप इनटू दिस पार्टिकुलर सेक्टर। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर तो रिड्यूस इंपोर्ट हमें कम कर देगी। द प्रोजेक्ट अंडर द स्कीम विल प्रोवाइड विथ अप 25% गवर्नमेंट फंडिंग इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट इन एड। अब देखिए प्रोजेक्ट जो होगा ये 75% ग्रांट इन एड के फॉर्म में होगा। द रिमेनिंग 25% ऑफ द कॉस्ट विल बी बॉर्न बाय स्पेशल पर्पज व्हीकल। अब स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाई जाएगी इस पार्टिकुलर चीज से, तो 75% गवर्नमेंट फंडिंग देगी ग्रांट इन एड के फॉर्म में, और 25% जो है स्पेशल पर्पस व्हीकल हुज कंस्टिट्यूएंट विल बी इंडियन प्राइवेट एंटिटीज और स्टेट गवर्नमेंट। अब इस पीबी बनाया जाता है, मान लीजिए ये सब चीज़ के लिए बहुत बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वगैरह भी होता है, जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट है, तो वो सब चीज़ के लिए, जैसे भारतमाला है या सागरमाला प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उस प्रोजेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, एक पीबी स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाता है। तो यही होता है उसमें कि प्राइवेट सेक्टर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंस फॉर द सेटिंग ऑफ डीटीआई विल बी इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट इन एड एंड विल लिमिट। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट बोला है कि हम डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें हम 400 करोड़ का लिमिट रहेगा हमारा। वी कैन प्रोवाइड मैक्सिमम 400 करोड़, रिमेनिंग 25% स्टेट और प्राइवेट सेक्टर मिल करके देगी। प्राइवेट एंटिटीज ओनली इंडस्ट्री, ये सारे चीज़ आएंगे रजिस्टर्ड अंदर कंपनी के अंदर वो रजिस्टर होगा। स्टेचुरी क्लियरेंसेज, उनको क्लियरेंसेज लेना पड़ेगा टेस्टिंग ऑफ वेपन्स एंड एमिनेशन के लिए। SPV also operate and maintain all assets under the schemes and the self-sustained manner by collecting user charges। और क्या है इसमें, दो डिफेंस देखिए कॉरिडोर ला रहे हैं। मेजोरिटी ऑफ द टेस्ट फैसिलिटी आर एक्सपेक्टेड टू कम अप इन द 2 डिफेंस कॉरिडोर। अब ये बनाया कहाँ जाएगा कॉरिडोर, हम डिफेंस कॉरिडोर की बात तो कर रहे हैं, एक तो तमिलनाडु में बनाया जाएगा और बाकी यूपी में। तो जितनी भी टेस्टिंग फैसिलिटी है ये तमिलनाडु, और एक साउथ ले लिया, एक नॉर्थ ले लिया, तमिलनाडु में और एक नॉर्थ में यूपी ले लिया। स्कीम इज नॉट लिमिटेड टू सेटिंग अप DIC ओनली। ये डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में नहीं, मोस्ट ऑफ देम लाइक हो सकता है कि 80% ये तमिलनाडु और यूपी में भी बनाया जाए, और इन अदर सेक्शंस ऑफ अदर पॉकेट्स ऑफ इंडिया में भी ये बनाई जा सकती है। DTI गाइडेंस स्पेसिफाई द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टेस्टिंग फैसिलिटीज फॉर ड्रोन्स एंड अनमैन्ड एयर व्हीकल्स। अब इसमें क्या है, फॉर ड्रोन्स एंड अनमैन्ड व्हीकल देखिए किस किस चीज़ की टेस्टिंग करेगी, रडार, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकम्युनिकेशंस, रबर टेस्टिंग, नॉइज एंड शॉक एब्जॉर्बिंग एंड ड्राइवर ट्रैक्स, शिप टेस्टिंग, ब्लास्टिक एंड एनवायरमेंटल फैसिलिटीज़। तो इन सब चीज़ों की ये टेस्टिंग की रही है, और ये अभी लाया जा रहा है। 400 करोड़ का आउटले है, SPV बनाई जाएगी, एंड ऑल मोस्टली यहाँ यूपी और तमिलनाडु में ही ये डिफेंस कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, वहीं पे होगा, बट इट इज़ नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू दिस 2 एरिया। 18वां और लास्ट न्यूज जो डिस्कस करना है इस पार्टिकुलर वीडियो का, वो है ऑपरेशन समुद्र सेतु। देखिए ऑपरेशन समुद्र सेतु या सी ब्रिज क्या है, इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेवी एज अ पार्ट ऑफ नेशनल एफर्ट टू रिपेट्रिएट इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम ओवरसीज। अब देखिए इंडियन नेवी का ये इनिशिएटिव है कि बाहरी इंडियन सिटीजन जो बाहर हैं उनको लाया जा सके, ये नेशन का एफर्ट है। एज पर द फेज 1 ऑफ द इंडियन नेवल शिप जलस्व, देखिए 2 इंडियन नेवल शिप इसमें इन्वॉल्व हैं, पहला है जलस्व और दूसरा है मगर, आर प्रेजेंटली इन रूट टू मालदीव जा रहे हैं टू कमेंस इवैक्यूएशन फ्रॉम 8 में से ये इवैक्यूएशन चालू होने वाला है। तो ये ऑपरेशन समुद्र सेतु सी ब्रिज इनिशिएटिव इंडियन नेवी का है, इवैक्यूएशन ऑफ द, बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव पहले भी आ चुके हैं, जैसे ऑपरेशन मैत्री वगैरह था। तो दैट इज इट फॉर गाइस टुडे फॉर दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।